Jai Hind students, welcome to my YouTube channel Let's Crack Code. I am Surya Pratap Singh and I will teach you mathematics on this channel. So हमारा चैप्टर चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ओके, तो यहाँ पर हमने दो लेक्चर कवर कर लिए थे, जिसमें पहले लेक्चर में मैंने आपको बेसिक कराया था और दूसरे में मेन पोर्शन स्टार्ट करा दिया था और एक हमने क्वेश्चन भी कर लिया था. तो हमने अब तक जितने कंसेप्ट पढ़े हैं उस पर आधारित आज और क्वेश्चन करते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का पहला जो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन ये है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए. के किस मान के लिए समीकरण युग्म, हमें एक समीकरण युग्म दे रखा है के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और दूसरी समीकरण है 12x प्लस के वाई माइनस के इज इक्वल टू 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे. अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि के हमसे बोला है कि के किस मान के लिए जो ये समीकरण युग्म है इसके अनेक हल होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे. तो हमने क्या पढ़ा था, अब हमने कंडीशन पढ़ी थी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, जिसका ग्राफ कैसा बन रहा था, कि जो एक रेखा थी वो दूसरी समीकरण की जो लाइन थी वो इसी पर क्या कर रही थी, इसी पर कोइंसाइड कर रही थी. ठीक है, तो इस स्थिति में क्या आएंगे, अनेक हल आएंगे. ओके, तो हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या चाहिए कि के का वो मान चाहिए जो इस स्थिति को क्या है, सेटिस्फाई करे कि अनेक हल आए. तो सबसे पहले हम a1/a2, ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनकी वैल्यू निकालते हैं. तो a1 यानी कि इस समीकरण से सारे a1 b1 c1 की वैल्यू आएंगी. तो a1 इज इक्वल टू सॉल्व करते हैं. a1 इज इक्वल टू कितना आ गया k, b1 इज इक्वल टू कितना आ गया 3, c1 इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस के माइनस 3. ओके, अब a2 इज इक्वल टू कितना आ गया 12 कॉमा b2 इज इक्वल टू कितना आ गया k एंड c2 इज इक्वल टू कितना आ गया, ये बन c2 इज इक्वल टू आ गया माइनस k. ठीक है, अब हमने क्या है, हमने कंडीशन पढ़ी है अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, ओके, हमने कौन सी कंडीशन पढ़ी है अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है. ओके, तो हम अब इसमें यही वैल्यू सब रख देते हैं. अब वहां से फिर हम के की मान निकाल लेते हैं. ठीक, पहले हम इन दोनों को इक्वल करते हैं. ठीक है, इन दोनों को इक्वल करके a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2. अब यहाँ पर वैल्यू रखिएगा, a1 की वैल्यू कितनी है k, a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू 12 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है 3 और b2 की वैल्यू कितनी है k. तो यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तिरछी गुणा, तो k की k से होगी तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 36. अब यहाँ पर स्क्वायर है तो k की वैल्यू निकालेंगे, तो इधर अंडर रूट आएगा 36 और 36 का वर्गमूल कितना होता है प्लस माइनस 6. ओके, यहां से हमें k की वैल्यू मिली. अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल करते हैं, b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. तो b1 की वैल्यू क्या है, सवाल में 3, b1 की वैल्यू कितनी है 3, b2 की वैल्यू कितनी है k और
यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी है माइनस के माइनस 3 एंड C2 की वैल्यू कितनी है माइनस का के। तो माइनस माइनस तो यहाँ से देखिए कट गया, ठीक है। अब के की गुणा हम कराएंगे इधर, तो ये हो जाएगा 3k। अब के की गुणा कराई इधर तो के स्क्वायर, के की गुणा 3k से हुई तो माइनस के 3k। ओके, अब यहाँ से हम के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, के स्क्वायर को उस तरफ रहने देंगे, 3k को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 6k। ओके, अब के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 6k इज इक्वल टू 0। तो k यहाँ से कॉमन ले लिए तो k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, k इज इक्वल टू एक बार 0 आ गया और एक बार कितना आ गया, k को k माइनस 6 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो k इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ से भी, यहाँ से प्लस माइनस 6, लेकिन यहाँ से 0 और 6, तो इन दोनों से कौन सा कॉमन मान है 6 प्लस 6, तो यानी कि प्लस 6 k इज इक्वल टू प्लस 6 पर जो है k इज इक्वल टू प्लस 6 पर ये समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे। ठीक है, तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन बहुत सिंपल था, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। हमने क्या किया था कि हमें बोला था k के किस मान के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो समीकरण युग्म दे रखा था kx प्लस 3y माइनस दिस, ये दे रखा था समीकरण युग्म। तो हमने कहाँ पर फोकस करना है, फोकस करना है कि अपरिमित रूप से अनेक हल। तो हमने कंडीशन पढ़ी थी अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। ठीक है, तो हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल के इस कंडीशन यानी कि इसमें रिलेशन में हमने क्या है रख दी। तो सबसे पहले इन दोनों को इक्वल कर लिया, फिर इन दोनों को इक्वल कर लिया, वहां से हमने क्या है k की वैल्यू निकाली, फिर दोनों से निकाल के हमने देखा कि दोनों में अच्छा कौन सी वैल्यू सेम आ रही है कि k इज इक्वल टू प्लस 6। तो k इज इक्वल टू प्लस 6 पर ये समीकरण युग्म का जो मान है, ये समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? तो फिर अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ दूसरा क्वेश्चन, पहले इसको रफ कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है P के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल कब होता था, अद्वितीय हल की पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि हमसे बोला है P की वैल्यू निकालनी है, P की वो वैल्यू निकालनी है जिस पर जो समीकरण युग्म हमें दे रखा है, समीकरण युग्म क्या दे रखा है, समीकरण युग्म मतलब दो समीकरण p4x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और दूसरी समीकरण हमें क्या दे रखी है 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और हमसे कहा क्या है कि p के किस मान के लिए, p के किन मानों के लिए इस समीकरण युग्म का जो है क्या एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। ओके, अब हम देखेंगे अद्वितीय हल के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी। अद्वितीय हल क्या होता है, अद्वितीय हल ऐसे समीकरण युग्म जिनका केवल के एक ही हल आता है। मतलब हमने जो ग्राफ पढ़ा था इसकी अद्वितीय हल के लिए एक समीकरण की लाइन ये है, ओके, और दूसरी समीकरण की लाइन ये है। तो इसने एक बिंदु पर ऐसे क्या काट दिया, तो ये एक इसका एक हल आ रहा है, तो यानी कि वो क्या है अद्वितीय हल है। और इसके लिए कंडीशन क्या थी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हम इसी का यूज करेंगे। सबसे पहले हम a1 a2 और b1 b2 इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं
a1 की वैल्यू आ गई 4 एंड b1 की वैल्यू आ गई p। हम c1 की वैल्यू नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और a2 की वैल्यू आ गई 2 एंड b2 की वैल्यू आ गई 2। नाउ हम इसमें रखते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो अब हम रख देते हैं a1 की वैल्यू कितनी है 4 एंड b1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी a2 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू है p एंड b2 की वैल्यू कितनी है 2। तो यहां से 2 से 2 कट गए, ठीक है। अब p नॉट इक्वल टू कितना आ रहा है 4, यानी कि इसका मतलब ये है कि p की वैल्यू जो है वो 4 नहीं होनी चाहिए। p नॉट इक्वल टू 4 यानी कि 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए जो ये समीकरण है इसका अद्वितीय हल होगा, ठीक है। तो मतलब 4 के अतिरिक्त p के प्रत्येक मान के लिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, ठीक है। युग्म का अद्वितीय हल होगा, लिख देते हैं अद्वितीय हल होगा। राइटिंग तो मेरी बहुत अच्छी आई रही है, देखो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। एक बार फिर से समझते हैं कि हमसे पूछा था कि p के किस मान के लिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब एक हल होगा और उसकी हमें कंडीशन पता है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि नॉट इक्वल टू मतलब ये इसके इक्वल नहीं है। तो हम उसी कंडीशन को यूज कर लेते हैं a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यहाँ से हमने वैल्यू निकाल के a1 b1 और a2 b2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख दी। तो जो वैल्यू आई उससे हमने हल किया। तो p जो है वो 4 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर p 4 के बराबर होगा तो इसका मतलब ये है p 4 के बराबर होगा तो इसका अद्वितीय हल नहीं आएगा, कुछ और ही हल आ सकता है, ठीक है। तो 4 p की जो 4 वैल्यू है, p का मान 4 नहीं होना चाहिए, बाकी p के सभी मानों के लिए जो है वो अद्वितीय हल होगा इस समीकरण युग्म का, ओके। तो p की वैल्यू 4 के अतिरिक्त सभी मान होंगे इसके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लिखा तो जा नहीं सकता है बोर्ड पे, तो मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है, आपको समझाता हूँ। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। तो आफ्ताब जो है, आफ्ताब एक पिता है, वो अपनी पुत्री से क्या कहता है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व यानी कि तुमसे आज से 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, ठीक है। तो मतलब हम पहले मान लेते हैं कि जो आफ्ताब है यानी कि जो पिता है उसकी वर्तमान आयु हम मान ले रहे हैं, वर्तमान जो आज है, वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी है x मान ले रहे हैं, ठीक है। और पुत्री की वर्तमान आयु है, पुत्री की वर्तमान आयु जो है वो कितनी है y मान ले रहे हैं हम, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है कि पिता अपनी पुत्री से बोल रहा है कि मैं तुमसे आज से 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हम इससे क्या था, और फिर आगे सवाल में है अब से 3 वर्ष बाद और आज से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का होऊंगा, ठीक है। तो इस जो ये पिता ने अपनी पुत्री से जो वाक्य कहे हैं इन्हें हमें क्या है समीकरण में बदलना है, बस यही क्वेश्चन है ये, इसे बीजगणितीय रूप में बदलना है। तो हम क्या करते हैं कि पिता की जो वर्तमान आयु है वो क्या है x मान ली हमने और पुत्री की वर्तमान आयु y। अब पिता क्या कह रहे हैं यानी कि 7 वर्ष पूर्व
सॉल्व करते हैं इसको। हमें बस पिता ने जो कहा है अपनी पुत्री से, इस स्टेटमेंट को हमें बीजगणितीय रूप में बदलना है इस क्वेश्चन में। तो अब पिता ने जो कहा था कि मैं 7 वर्ष पूर्व, यानी कि आज से 7 वर्ष पूर्व, तो मान लो अगर आज कोई, मान लो मैं 18 को हूँ आज, और 7 वर्ष पूर्व अगर मैं अपनी आयु देखूं तो 18 में से 7 घटाऊंगा, 18 में से 7 घटाऊंगा तभी तो 7 वर्ष पहले मैं कितना का था वो पता चलेगा। तो हम यही करेंगे यहाँ पर कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व के लिए समीकरण बनाएंगे। 7 वर्ष पूर्व उसने क्या कहा था, ये वर्तमान आयु उसकी, जो आज की आयु, तो आज से यानी कि आज से हमने 7 साल घटा दी उसमें, ठीक है। तो क्या स्वाभाविक है कि लड़की भी आज से 7 साल पहले, यानी कि लड़की की आयु में से भी 7 साल घटाई जाएंगी, ठीक है। तो पिता ने क्या कहा था, ये पिता है कि मैं तुमसे 7 साल पूर्व कितनी गुना आयु का था, तुमसे 7 गुनी आयु का, ठीक है। तो ये लड़की से 7 गुनी आयु का था, तो 7 इससे 7 की गुना करा दी, अब ये इसके इक्वल हो गया। तो अब यहाँ से हम समीकरण बना लेते हैं, x - 7 = 7y, 7 सत्ते 49 माइनस के 49। तो इन सब को इस तरफ ले आएंगे, x - 7y माइनस 7 और प्लस के 49, 49 आ जाएंगे क्योंकि ये इधर माइनस है, ये इधर प्लस कर जाएंगे। तो x - 7y 49 में से 7 गए तो कितने बचे, प्लस के 42 = 0। ये बन गई समीकरण 1, यानी कि 7 वर्ष पूर्व के लिए हमें बीजगणितीय क्या मिल गया, बीजगणितीय रूप मिल गया 7 वर्ष पूर्व के लिए। अब क्या है, आज से 3 वर्ष बाद, अब क्या है, अब वो बोल रहा है कि आज से 3 वर्ष बाद, ये तो आज से 7 वर्ष पूर्व के लिए समीकरण थी, अब आज से 3 वर्ष बाद, यानी कि मतलब जो आज वर्तमान आयु है उसमें कितने 3 वर्ष जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज से अब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद के लिए 3 वर्ष बाद, तो x + 3, यानी कि x में कितने, पिता की आयु में हमने 3 वर्ष जोड़ दिए और पुत्री की आयु में भी हम क्या जोड़ेंगे 3 वर्ष। अब वो क्या बोल रहा है कि आज से 3 वर्ष बाद वो अपनी पुत्री से बोल रहा है कि मैं तुम्हारी आयु के 3 गुना होऊंगा, ठीक है। तो 3 गुना यानी कि पुत्री की आयु के कितने गुना होगा, 3 गुना, ठीक है। तो यहां से समीकरण बनाते हैं, तो x + 3 = 3y + 3 × 9। अब x - 3y + 3, 9 को इस तरफ लाएंगे, माइनस का इधर हो जाएगा 0। तो x - 3y - 6 = 0, ये बन गई समीकरण 2। तो हमने क्या कर दिया, जो उसने कहा था उस स्टेटमेंट को बीजगणितीय रूप में कर दिया चेंज, और यही हमें करना था। बीजगणितीय रूप में चेंज करने के बाद जो दो समीकरणें आई वो क्या आई, समीकरण नंबर 1 ये आई और 1 ये आई, लास्ट में बस यही लिखना होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। तो ये एज वाले क्वेश्चन थोड़े सोचने पड़ता है ठीक से, तभी होते हैं, ऐसे आप तुक्का मार दोगे तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसमें जो सवाल की लैंग्वेज है, जो इसमें बोल रहा है, हमें उसे ध्यान से पढ़ना पड़ता है और उसे पढ़ के फिर समीकरण बनानी होती है, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन है पढ़ते समय बहुत ध्यान से उस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा ऐसा ही है, तो इसे ध्यान से मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, और समझिए कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी हैं। अब उन्होंने एक गणित की प्रतियोगिता में क्या भाग लिया, ठीक है, उन्होंने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। तो उसमें कंडीशन क्या थी, उसमें कंडीशन ये थी कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हमें लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, अभी नहीं आया होगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ। एक क्लास, मान लो तुम्हारी क्लास के कक्षा 10 के, कक्षा 10 के 10 बच्चों ने
गणित की एक प्रतियोगिता में भाग लिया, ठीक है, गणित की एक प्रतियोगिता हो रही है, तो उसमें कक्षा 10 के 10 बच्चों ने भाग लिया। अब टोटल बच्चे कितने हैं? 10। अब उसमें हमें कंडीशन ये दे रखी है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हमें लड़के और लड़कों की संख्या अलग अलग बताइए, ठीक। तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 4 क्या है, तो सॉल्यूशन अब इसको सॉल्व करते हैं। तो माना हम लड़कों की संख्या कितनी मान ले रहे हैं, लड़कों की संख्या जो है वो हम मान ले रहे हैं x, और लड़कियों की क्या मान ले रहे हैं, लड़कियों की संख्या y। अब हमें क्या बोला है कि लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या से नहीं, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। तो यानी कि y जो इक्वल है, y किसके बराबर होगी, y लड़कों की संख्या से, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है x, उससे कितनी ज्यादा है 4, यानी कि x में जब 4 जोड़ेंगे तभी तो y के इक्वल होगा। जैसे ये मान लो ये कितने हैं 2 हैं और ये कितने हैं 4 हैं। अब हम बोल रहे हैं कि 4 जो हैं वो 2 से 2 अधिक हैं, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए इधर 2 जोड़ने होंगे ना, यानी कि 2 से 2 अधिक है। ऐसे ही जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी 4 अधिक है, तो 4 लड़कों की संख्या में जोड़ने पड़ेंगे ना दोनों को बराबर करने के लिए। अब हमें क्या मिल गई, ये मिल गई समीकरण, ये मिल गई समीकरण नंबर 1। अब इसी से हम क्या है इनकी संख्या अलग अलग निकाल सकते हैं। अब हमें एक चीज और दे रखी है कि जो टोटल छात्र हैं वो कितने हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितने हैं 10 है, यानी कि लड़के और लड़कों की संख्या दोनों मिला के कितने हैं 10 है। तो यहाँ पर हम यहाँ से y की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू कितनी है x प्लस 4, यहाँ पर रखिए x प्लस 4 और प्लस x, ठीक है। y की जगह y की वैल्यू रख दी हमने x प्लस 4, अब कितना आ गया 10, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएंगे 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, यहाँ से आगे कर लेते हैं 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इस तरफ जाएंगे तो माइनस 2 हो जाएंगे। अब 2x इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 10 में से 4 आ गया 6, तो x इज इक्वल टू 6/2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 3, मतलब लड़कों की संख्या कितनी आ गई, ये किसकी संख्या है लड़कों की, लड़कों को हमने कितना माना था x माना था, ये संख्या आ गई लड़कों की। और अब निकालते हैं लड़कियों की, तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो लड़कियों की आ जाएगी। अब समीकरण 1 से x की वैल्यू रख दो, समीकरण पहले 1 में लेते हैं y इज इक्वल टू x प्लस 4, तो y इज इक्वल टू, अब x की जगह x की वैल्यू रख देते हैं हम 3 प्लस 4, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3 4 7, ये संख्या किसकी आ गई लड़कियों की। ओके, तो ये तुम्हारा सवाल हो गया, लड़कों की संख्या आ गई 3, लड़कियों की संख्या आ गई 7। एक बार से फिर से देख लेते हैं हमने कैसे, कि हमें सवाल दिया था कक्षा 10 के 10 छात्र हैं वो एक गणित की प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, उसमें जो लड़कों की संख्या है, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने लड़कों की संख्या को x मान लिया और लड़कियों की संख्या को y। अब हमें सवाल में क्या दे रखा था, जो लड़कियों की संख्या यानी कि y जो है वो लड़कों की संख्या x से 4 अधिक है, तो हमने ऐसी एक समीकरण बनाई। अब दोनों की संख्या कितनी है, तो यानी कि टोटल कितने भाग ले रहा है 10 भाग ले रहा है ना, तो फिर यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एक समीकरण हमने बनाई, और वहां पर हमने क्या है x y की जगह y की वैल्यू x प्लस 4 रख दी, वहां से हमें सॉल्व करके x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू हमने रख दी समीकरण 1 में, फिर y की वैल्यू मिल गई। ये किसकी संख्या है लड़कों की, और ये किसकी संख्या है लड़कियों की, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही काफी, और आगे हम इस चैप्टर के और भी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम कुछ विधियां हैं समीकरण युग्मों को हल करने की वो पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो लेक्चर और क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इन्हें शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। जय हिंद।